नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत खास मेहमान से, तिब्बत के जो प्रेसिडेंट हैं जिनको सिक्योंग बोला जाता है, उनसे कराने जा रहे हैं। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले सिर्फ छोटी सी बात याद दिलाने के लिए, तिब्बत एक बड़ा देश है और चीन की, मैं जब एरिया का आपको अंदाज सिर्फ दिलाने के लिए, चीन की टोटल एरिया करीब 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। उसका 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर केवल तिब्बत है। आप लोग अगर गूगल करेंगे तो कहीं आपको लगेगा कि वो 13 लाख उसमें आएगा लिख के, लेकिन वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन TAR की बात होती है। लेकिन जब कंप्लीट तिब्बत की बात हम करते हैं तो वो करीब 25 लाख किलोमीटर है। उसके अलावा 2-3 प्रोविंस की बात और कर लेनी चाहिए। वहां ईस्ट तुर्किस्तान, जो अब ज़ीजियांग है जिसका नाम, वो करीब 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। सदर्न मंगोलिया वो 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और मंचूरिया वो करीब 80,000 किलोमीटर है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि चीन का जो टोटल एरिया 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से 56 लाख किलोमीटर उसने इंक्रोच किया है, एनेक्स किया है, या जिसपे वो जबरदस्ती कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। मोर देन 60% उनका एनेक्स्ड एरिया है। ये रेफरेंस पॉइंट मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि फिर आपको जो चीन ने अभी हम लोगों के साथ किया या करने की कोशिश करता है, वो समझ में आने लगेगा कि वो किस साइकोलॉजी पे काम करता है। एक बात जो मैं जब भी मैं तिब्बत वालों मित्रों से मिलता हूं, उनसे करता हूं, तो उनका एक कष्ट हरदम रहता है कि आप अपने यहां ITBP कहते हो, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस कहते हो, लेकिन सीमा को आप बोलते हो कि इट इज अ चाइनीज बॉर्डर। ये उनका, और जबकि सीमा की सुरक्षा के लिए आप ITBP लगाते हो, ये उनका एक कष्ट रहता है। हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर लोब्सेंग सांगे से, जो अब उनके सिक्योंग हैं। मतलब आप ये मान लीजिए उनके प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट को उनकी भाषा में सिक्योंग बोलते हैं। अ वेरी यंग, करीब 44 साल की एज में, 44 ईयर्स की एज में 2012 में बन गए प्रेसिडेंट। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, मतलब जब दलाई लामा जी ने कहा कि मेरी पॉलिटिकल पावर्स अब इनहेरिटेंस की जगह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास जानी चाहिए, तो ये उन्होंने चेंज किया दलाई लामा जी में, और ये फर्स्ट सिक्योंग इनको बनाया। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे, दार्जिलिंग में पैदा हुए, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर हार्वर्ड से इन्होंने लॉ की काफ़ी विधिवत पढ़ाई की है। बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत से मेडल और बहुत से प्रशस्ति पत्र इनको मिले हैं पढ़ाई के लिए। इस समय हिंदुस्तान में जब रहते हैं तो धर्मशाला में, जहाँ पे गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, उसको हेड करते हैं। हमारी वहीं से इनसे बात हो रही है। सिक्योंग, स्वागत है आपका हमारे शो थर्ड आई में। हमारा और तिब्बत का संबंध एक बहुत पुराना है। जब 1913-14 में शिमला समझौता हुआ हमारे और आपके बीच, आप एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारे यहाँ आए थे, चीन आया था, और उस समय हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो हम ब्रिटिश इंडिया बोले जाते थे। इन 3 लोगों ने मिलकर काफ़ी कुछ चर्चा की थी, बहुत दिनों तक चर्चा हुई थी, और फिर हमारा और आपके बीच में एक लिखित समझौता भी हुआ था। तो हम अपनी एक तरह से, हमारे और आपके बीच के संबंध उस समय से हैं। आज जब हमारे तिब्बत की बात हम करते हैं तो हमारा कल्चरल हेरिटेज, हमारी बहुत सी चीज़ें समानता हैं। हिंदुस्तान में आप कहीं पे भी चले जाइए तो लोगों को ऐसा लगता है कि तिब्बत तो अपने ही जैसे लोग हैं, अपने ही लोग हैं। मतलब हम सब लोग कभी फर्क नहीं किए हैं कि तिब्बत कोई हमसे अलग है। लेकिन पिछले कुछ हाल के दिनों में अभी परेशानी हमारी एक उसी व्यक्ति से हो रही है जिससे आप पिछले 60-70 वर्षों से परेशान हैं। परेशानी इधर बढ़ गई है, और उस बैकग्राउंड के साथ हम आपसे आज बात कर रहे हैं। भारत और तिब्बत का संबंध तो बहुत पुराने हैं। आपने कहा 1913 और 1914, इससे भी पुराने कहानी है। हम जा सकते हैं 7th-8th सेंचुरी में, जब वहाँ भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला था, तब से भी हमारे तिब्बती विज्ञान लोग, वो स्कॉलर्स लोग भारत आया और संस्कृत पढ़ा और बुद्ध धर्म पढ़ा। फिर वो बुद्ध धर्म को तिब्बत में इंट्रोड्यूस किया, और उससे पीछे जाने से भी, जब से शिव भगवान है कि नहीं इस धरती पे आए या ना आए, वहां भी वो कुछ चर्चा ही है। तो माउंट कैलाश तो तिब्बत में है, मानसरोवर तिब्बत में है, तो हमारा
भारत और तिब्बत के बीच को जो संबंध जो है हजारों साल पुराना, सिर्फ नहीं, भगवान भी हमारा वो है, क्या बोलते हैं, शेयर कर रहा है कि नहीं? तो बहुत पुराना है। वैसे ही फिर 7th 8th सेंचुरी के उस समय से हमारा जो भाषा है, तिब्बती भाषा है, हमारा स्क्रिप्ट जो है, हिंदी में कहते हैं कि का खा खा गा अंगा, हमारा का खा खा गा, चा छा छान्या, ता था थाना, वो भाषा भी एक है, धर्म एक है, संस्कृति एक है, इतिहास भी जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो देखिए, भारत को जो आप मैप देखेंगे, उनके ऊपर, सर कहने से थोड़ा ज्यादा है, ऊपर तिब्बत को जितना भी माउंटेन्स है, सब तिब्बत में है, और जितना भी वहां से नदी बह रहा है, हमारा वो स्नो है, ग्लेशियर्स है, वो मेल्ट होके जितना भी नदी बह रहा है, नदी सतलज है, इंदस है, ब्रह्मपुत्र है, सब तिब्बत से आ रहा है। तो वो शब्द ना, वो टर्म इंडिया जो है, इंदस नदी से हुआ है कि नहीं? इंदस नदी का पानी जो है, 40% पानी जो है तिब्बत का बर्फ है, तिब्बत का ग्लेशियर जो मेल्ट होता है वही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंडिया कहता है, इंडिया तो इंदस नदी से आया, इंदस नदी का पानी 40% तिब्बत का बर्फ है, ग्लेशियर है, तो हमें उसके ऊपर 40% ओनरशिप तो नहीं, क्लेम भी है, वो जो शब्द इंडिया में है कि नहीं? सो ऐसे मिले जुले संबंध है, बहुत गहरे संबंध है। तो जब भी वैसे हम कहते हैं, वैसे जब भी यहाँ क्रिकेट मैच होते हैं पाकिस्तान इंडिया के बीच में, हम तो इंडिया टीम को चीयर करते हैं जहां भी जाते हैं कि नहीं? तो हम ये भी कहते हैं, जय भारत, जय तिब्बत, जय जगत। मैं सिक्योंग आपसे एक और चीज मतलब आपको बताना भी चाहूंगा और समझना भी चाहूंगा। जैसे एक आपकी प्रेयर सॉन्ग फ्लैग है आपका, ओम मणि पदेम हुम जो है, वो आप बहुत सी गाड़ियों के पीछे, हिंदुस्तान में हम सब लोग भारत में उसको यूज़ करते हैं, बहुत से घर में लगाया जाता है, और हम भी उसको गुड ओमेन के रूप में, कुछ ईश्वर के रूप में, कि भाई ईश्वर का ये है, सिंबल ऑफ गॉड है, इस तरह से यूज़ किया जाता है। अभी हम आपसे थोड़ा ये करंट समस्या के ऊपर एक सीधा सवाल पूछना चाहेंगे। आपके पास बहुत से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता, जब हम नहीं स्वतंत्र हुए थे तब आप स्वतंत्र थे, आप पहले से स्वतंत्र थे, उसके बाद चीन 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, उसके पहले वो भी स्वतंत्र नहीं था, मतलब वहाँ पे भी राजशाही थी। तो यू हैव लॉट ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, बहुत से आपके पास ऐतिहासिक दस्तावेज हैं ओरिजिनल, और इन सबको ध्यान में रखते हुए आप उनको देखे भी होंगे। आपका जो ये गलवान वैली में अभी हमारी समस्या चल रही है, उस पर आपका क्या टेक है? मतलब ये किसका है, कौन है, क्या इसका है, कौन कैसे था, पास्ट में क्या था? थोड़ा गलवान वैली समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, अब ये इतिहास तो बहुत हजारों साल का है। अगर 17th सेंचुरी में जाइए तो एक कहेंगे, और उसके आगे जाएंगे तो 7th 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी में जाएंगे तो एक कहेंगे, है कि नहीं? ऐसा है। तो अब ये साफ है, ये गलवान वैली जो है चीन का जमीन नहीं है, चीन का क्लेम उस पे नहीं है कि नहीं? जो भी है, तिब्बत और भारत के बीच में वो जो रिश्ता था, एक संबंध था, उसका ये। जब तिब्बत स्वतंत्र था तब ये सीमा जो है सब सैन्य कारण का मुक्त था, वहां सैन्य का जरूरत ही नहीं था, है कि नहीं? तो तिब्बत भी एक शांति का क्षेत्र था। तो ऐसे बफर जोन, तिब्बत, भारत और चीन के बीच में बफर जोन ऑफ पीस होके सब कुछ शांत हुआ। जब से ये तिब्बत भारत का सीमा, तिब्बत भारत चीन सीमा हो गया, तब से ये दुर्घटना शुरू हो रहा है। मैं सिक्योंग एक चीज और समझना चाहूंगा, जैसे ये भौगोलिक रूप से जो चीन आज है, वो पॉलिसी ऑफ इन्वेजन एंड इंक्रोचमेंट बोला जाता है, और ये सब उसने कब्जा किया पिछले 60-70 साल पहले, जो अगल बगल के राज्य थे उनको कब्जा किया। आपका पिछले 20 वर्षों से 8 राउंड आप उनसे बात कर चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। हम भी जब हम आज़ाद हुए, उसके बाद जब चीन हमारे बाद
49 में जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो प्रेजेंट चाइना है, क्योंकि एक रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया, कि बना, उससे हमारी बातचीत कहीं ना कहीं हो रही है, 62 वॉर से पहले और फिर 62 वॉर के बाद भी। लेकिन हमारी सीमा का विवाद आज तक नहीं सुलझ पा रहा है। वो किसी न किसी कारण से वो बर्मा में जाके मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर बना ले रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है। जब भारत की बात आती है तो हमारा और उनका ये सीमा का विवाद सुलझ नहीं रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वो पॉलिसी ऑफ इन्वेजन एंड इंक्रोचमेंट आज भी उतनी ही लागू है जैसे पहले थी, और शायद इसीलिए वो इन चीजों को सुलझा नहीं रहे हैं? हाँ, वो तो है। अब देखिए, पहले आपने 1914 का डॉक्यूमेंट की बात किया। वो शिमला कन्वेंशन, भारत और पाकिस्तान का शिमला कन्वेंशन सब जानते हैं। भारत और तिब्बत का शिमला कन्वेंशन ज्यादा लोग नहीं जानते। हमने भी एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। उस समय ऑन द साइड लाइन हमने वो मैकमोहन लाइन करके बॉर्डर भी डिमार्केट किया हुआ है, वो ईस्टर्न सेक्टर का। तो उस समय तो तिब्बती का प्रधानमंत्री लोचन छात्रा आए और ब्रिटिश इंडिया का वो मैकमोहन जी थे, और चाइनीज के एम्बेसडर भी वहां थे। तो उस समय चीन का ऑब्जेक्शन जो था वो भारत और तिब्बत के बीच का सीमा के बारे में नहीं था। उनका ऑब्जेक्शन ये था कि चीन और तिब्बत के सीमा के बारे में वो लोग विरोध कर रहे थे। हाँ, इसलिए अंत में वो शिमला कन्वेंशन वो चीन के एम्बेसडर ने दस्तखत नहीं दिया, सिग्नेचर नहीं दिया। इसलिए उस समय उनको वो चीन और तिब्बत के सीमा के बारे में बात किया, भारत और तिब्बत के बारे सीमा के बारे में बात ही नहीं किया था। उसने ऑब्जेक्शन नहीं कर, अब ऑब्जेक्शन कर रहा है, अब वो क्या बोलते हैं, इश्यू वगैरह उठा रहा है कि नहीं। तो वो एक ये है। दूसरा ये है कि वो 1914 से वो शिमला कन्वेंशन के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, वो 10 साल के बाद रिन्यू करना था। 1914, 24, 34, 44 तक हिंदुस्तान और तिब्बत के बीच में ये ट्रेड एग्रीमेंट रिन्यू किया। 1954 में भारत सरकार ने डेलीगेशन ल्हासा हमारा राजधानी में नहीं भिजवाया, उनको भिजवा दिया बीजिंग में। करीब महीने के बाद वो वापस आया, कहा कि हमें बड़ा एग्रीमेंट मिला है, उनको कहते हैं पंचशील। पंचशील डॉक्यूमेंट पढ़ने से देखेंगे बॉडी जो है वो सब ट्रेड एग्रीमेंट है। सिक्किम से लेके, गंगसे से लेके, शिगत से ल्हासा तक का व्यापार का रास्ता कैसे है, उस पे टैक्स कितना लगन, वही है पंचशील। प्रियम्बल में 5 पॉइंट लगा दिया, उनको पंचशील कहा। उस समय भारत चाहते थे कि वो पंचशील 25 इयर्स तक लास्ट करे। चीन कहा नहीं 5 साल ही। उसके बाद बातचीत करके अंत में तय किया 8 साल के लिए। तो देखिए, पंचशील एग्रीमेंट ये शांति का एग्रीमेंट है, पर पंचशील के एग्रीमेंट में ही पहले वो जन उनका विस्तारवादी का नीति वहां पे छुपा हुआ है। देखो, अब पंचशील है 1954 में रख लिया। 5 साल के बाद क्या हुआ, वो चीन मांगते थे 5 साल करे। 1951, 59 में तिब्बत को कब्जा कर दिया। 8 साल वो माना। 8 साल के बाद क्या हुआ, 1954 प्लस 8 इयर्स, 1962 का वॉर हुआ। 1962 वॉर में वो सीमा में घुसपैठ कहां से किया, अरुणाचल से किया और गैलवान वैली से ही किया, है कि नहीं। तो अभी गैलवान वैली में दुर्घटना हो रहा है, वो 1962 का वॉर का अब सेकंड चैप्टर चल रहा है। अब ये एक है। तो फिर वो कहा, अब चाइना का मैप देखेंगे, उनका चीन का वो जनता है, हान चाइनीज लोग सिर्फ 40% एरिया में उनका ओनरशिप है। इतिहास के अनुसार हजारों साल तक वो लोग 40% टेरिटोरी में जमीन में ही रहा। अब बाकी सब है, तिब्बत है, शिंजांग है, मंगोलिया है, मंचूरिया, सब कब्जा करके आया हुआ है। तो उनका विस्तारवादी का नीति जो है बहुत देर से, बहुत समय से चलते आया है। जो लद्दाख में देख रहा है वो अब नमूना है या अब शुरू है। एक क्वेश्चन सिक्योंग आपसे पूछना है, थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी। 2014 में हमारे नए प्राइम मिनिस्टर आए और उस समय जब ओथ टेकिंग हुई, स्वेरिंग इन हुई प्राइम मिनिस्टर की, तो आपको बुलाया गया था एज अ राष्ट्राध्यक्ष। लेकिन 2019 में मैंने मतलब हम लोगों ने आपको उसमें निमंत्रण नहीं हुआ और आप उस ओथ टेकिंग में नहीं आए, 2019 की जब प्राइम मिनिस्टर की ओथ टेकिंग हुई।
अब हो क्या रहा है कि टेक्निकली और डिप्लोमेटिकली तो हम तिब्बत को असिस्टेंस दे ही रहे हैं, तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, आप यहाँ हैं, लेकिन कहीं जब वो एक क्वेश्चन होता है डिप्लोमेटिकली तो हम आपको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो आपको सीक्योंग मतलब क्या लगता है, भारत से आपको क्या उम्मीद है, आप क्या चाहते हैं भारत से और आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो मेहमान है, अपने घर में कंप्लेन तो कर नहीं सकता। अगर हमें पूछे कि क्या चाहते हो तो बहुत कुछ चाहते हैं, है कि नहीं? हमारे दिमाग में तो है ही सही। हाँ, मैं कह नहीं सकता क्योंकि हमारा भी तिब्बती का वैसे भारतीय का संस्कृति जो है, तो मेहमान है जो देते हैं वो उसको लेके खुश रहो। और हम भी ये भी साफ कहने चाहते हैं कि जितना हमें हिंदुस्तान ने किया और हिंदुस्तान की जनता ने किया, किसी और देश ने नहीं किया है। तो हम कुछ नहीं कह सकते। जो अगर ज्यादा कुछ दे देंगे तो हम तो ले लेंगे। सीक्योंग, एक बात शायद आपको नहीं पता हो, मैं उसको बता दूं। हम सबके लीडर जो हम लोग जिस विचारधारा के हैं, जॉर्ज फर्नांडिस थे, और जॉर्ज फर्नांडिस का हरदम ये मानना था कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश है और उसको वो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। जॉर्ज साहब एक दूसरी बात भी कहते थे, उनका ये मानना था कि चीन और यूएसए ये दोनों मूल रूप से व्यापारिक देश हैं, बिजनेस आइडेंटिटीज हैं। अब एक आपसे प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूं, आप पैदा तिब्बती माँ बाप इसके द्वारा हुए, आप हुए हिंदुस्तान में, मतलब मातृभूमि एक तरह से जो मदरलैंड है वो हिंदुस्तान है, आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, आपका जो राष्ट्र है वो इस समय चीन के कब्जे में है। अब अगर बात आती है कि हमें आपको ये बताना हो कि चीन और यूएसए में किसको चुनना चाहिए, क्योंकि दोनों मूल रूप से व्यापारिक देश हैं, दोनों का अपना व्यापार, बिजनेस उनका पहला प्राथमिकता है, तो विच इज अ लेसर इविल बिटवीन यूएस एंड चाइना? देखिए, आपने जॉर्ज फर्नांडिस जी के बारे में बात की। हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनसे बहुत बार मिला हूँ, उनका भाषण भी बहुत बार सुना हूँ, उनको दर्शन भी बहुत बार मिला। वो हमारा तिब्बत का सपोर्ट करने में से जॉर्ज फर्नांडिस जैसे मिलना बहुत मुश्किल है। वो उनको तिब्बत के साथ में खुले दिल से अंदर से सपोर्ट करते हैं। कहीं हॉल में 5 लोग हो या 500 लोग हो या 5000 लोग हो, उनको तिब्बत के सपोर्ट जो करते हैं एकदम जेन्युइन पैशनेटली करते हैं, है कि नहीं? तो जॉर्ज फर्नांडिस जी ने उस समय ये भी कहा था कि भारत का नंबर 1 एडवर्सरी जो है चीन है। उस समय तो उनको बहुत विरोध किया था, बाकायदे न्यूज मीडिया में बहुत विरोध है। ये जॉर्ज फर्नांडिस क्या कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान कुछ कर रहे हैं, ये क्यों कह रहे हो? आप देखिए, अब जो इंसिडेंट अभी हो रहा है, जॉर्ज फर्नांडिस को पूरे से पूरे विंडिकेट कर रहा है कि नहीं? ये एक है। तो आपने कहा अब लेसर ऑफ टू इविल को किसको चुने, है कि नहीं? आप देखिए, ये आपको डिसाइड करना है। वैसे मैं करीब राजधानी में जाते रहता हूँ, वाशिंगटन डीसी, लंदन, ब्रसेल्स सब जाते रहता हूँ। वाशिंगटन डीसी में भी करीब 30-40 साल तक वहां पे चर्चा चल रहा है कि चीन के साथ सहमति से चलना चाहिए या मुकाबला करके चलना चाहिए। और उस समय अमेरिका नंबर 1 था, सहमति से चलना चाहिए, उनके व्यापार करना चाहिए। वो चीन के साथ व्यापार करेंगे तो चीन थोड़ा रिच हो जाएंगे, उनका मिडिल क्लास आएंगे और फिर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी फैलाएंगे और मानव अधिकार सब आएंगे और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भाग लेंगे, है ना? ये थ्योरी था। आप 10 साल से वाशिंगटन डीसी में जो चर्चा चल रहा है, ये चल रहा है कि सहमति कम करो, मुकाबला ज्यादा करो। अब 2-3 साल में ये कह रहा है कि हमारा मुकाबला नंबर 1 जो जॉर्ज फर्नांडिस जी ने 20-25 साल पहले कहा, वो वाशिंगटन डीसी में कह रहा है। अब यूरोप में देखिए, यूरोपियन यूनियन भी वहां चर्चा कर रहा है। वो कह रहा है चलो चीन के साथ सहमति करते हैं, व्यापार करते हैं, हम दोनों रिच हो जाएंगे, पैसा कमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएंगे।
आप 30 साल के बाद यूरोपियन यूनियन को भी ये महसूस हो रहा है कि देखिए ये सहमति से चीन को ज्यादा फायदा हो रहा है, पैसा सब उसके तरफ जा रहा है, व्यापार उनके सब ज्यादा जा रहा है कि नहीं। और हमारा जो लोकतंत्र जो है वो मान ही नहीं रहा है, इंटरनेशनल नॉर्म्स रेगुलेशन जो है वो मान ही नहीं रहा है कि नहीं। तो यूरोप में भी अब ये तय कर चुका है कि हमें ज्यादा मुकाबला करना चाहिए और सहमति कम करना चाहिए। अब भारत में ये चर्चा चल रहा है। अब देखिए आपको जो चुनना है दोनों में से आप तय करना है। दूसरे लोग ने तय कर लिया, दूसरे ने अब चुन लिया है कि नहीं। अब भारत में चर्चा चल रहा है, अब आपको चुनना है, 1 हफ्ता में चुनना है या 10 साल में चुनना है, 1 साल में चुनना है। चुनना तो एक ही है मेरे ख्याल में। अब ये भारतीय जनता लोग डिसाइड करना है। हमें तो धोखा दे दिया चीन ने 60 साल पहले। हम तो कह रहे हैं कि देखो ये तो विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम तो ये कहते रहे, आप 60 साल से शोर मचाते रहा हूं और इस बार थोड़ा सुन रहा है। तिब्बती लोग बहुत साल से कुछ कह रहे थे, हम उनको सुनते ही नहीं। हम जंतर मंतर जाते, शोर मचाते, सुनने वाला कोई नहीं आ रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस जी आ रहे थे, लोग नहीं आ रहे थे। आज अब थोड़ा सुनने लगा है, अच्छा है। हमारा देश को कब्जा कर लिया ना, आपका जमीन, आपका सीमा को डिफेंड करो। जो हमें सबक मिला है उनको जानकारी करना बहुत जरूरी है। जब तिब्बत के बारे में जितने भी आपको जानकारी मिलेंगे वैसे ही आपको फायदा है। चीन के विस्तारवादी का रणनीति क्या है, उनका सोच क्या है, वो धर्म को विश्वास नहीं करते, वो नास्तिक को विश्वास करते, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये सब तिब्बत का इतिहास पढ़ने से, तिब्बत का एक्सपीरियंस जानने से आपको ज्यादा जान पाएंगे। सिक्योंग, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, थोड़ा पर्सनल है। जब आप ये चेंज हुआ तिब्बत के कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉलोन त्रिपा जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर थे और पॉलिटिकल लीडरशिप दलाई लामा जी के पास थी, जब आपने ये चेंज किया कि नहीं अब सिक्योंग होंगे जो प्रेसिडेंट होंगे और पॉलिटिकल लीडरशिप उनको शिफ्ट किया, तो आपके यहाँ इलेक्शन हुए और आप भी शायद बहुत लोगों को ना मालूम हो कि आपने इस सिक्योंग का इलेक्शन लड़ा, आपके 2 प्रतिद्वंदी थे, आप इलेक्शन से जीत के आए हैं। मतलब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आप सिक्योंग बने हैं। आप जो परिकल्पना करते हैं कि जब कल तिब्बत आज़ाद होगा तो तिब्बत में क्या आप किस तरह की बात, डेमोक्रेसी की बात करते हैं? जरूर। वैसे मैं तो भारत में ही पैदा हुआ हूँ, दार्जिलिंग एक बस्ती में पैदा हुआ हूँ। वहाँ से बड़े होके जो भारत सरकार ने सपोर्ट किया हुआ विद्यालय में गया और सीबीएसई बोर्ड से ही पास किया हूँ और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी गया। तो फिर मैं अमेरिका में पढ़ने के लिए गया, वो मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री सब कर लिया। उसके बाद 2011 में तिब्बती सिक्योंग का चुनौती हो रहा था, तो उस समय मैंने भाग लिया, मैं जीत लिया। तिब्बती लोग करीब 40 देश में फैला हुआ है, सब इकट्ठे होके एक दिन में वोट करते हैं और मेरा ऑफिस को चुनते हैं। वो डेमोक्रेसी तरफ से आया। ये भी आपने कहा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमारा बाद में संबंध क्या है, ये डेमोक्रेसी भी हमारा संबंध है। लोकतंत्र जो भारत में चलते हैं वहीं से हम सीखते हैं, मगर शायद हमारा लोकतंत्र जो है थोड़ा पोलाइट होगा, है कि नहीं। और अहिंसा, गांधीयन का अहिंसा जो है वो भी हम मानते हैं। और राम मनोहर लोहिया जी का और जॉर्ज फर्नांडिस जी का सोशलिस्ट माइंडसेट है, उसमें भी थोड़ा सा हम भी भाग लेते हैं। तो जो हम है भारत सरकार और भारत जनता का कृपा से, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सिक्यांग, आपने समय दिया हमारे कार्यक्रम के लिए और हम लोगों की तरफ से दलाई लामा जी को हम लोग की शुभकामनाएं। और हम सब लोगों की ये इच्छा है कि दलाई लामा जी के रहते रहते, बहुत सीनियर हो गए हैं, हम एक फ्री तिब्बत देखें और उस फ्री तिब्बत के सिक्योंग का फिर से एक बार इंटरव्यू करने का मुझे सौभाग्य मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।